हो चुकी है और ओपनिंग स्टेटमेंट आपने सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण। लक्ष्मण साहब ने ये कहा कि ट्रेड तक ये एजेंडा सीमित नहीं है। सबसे बड़ी हेडलाइन इस वक्त की यही कि भारत और न्यूजीलैंड अपने संबंधों को अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट करने पर सहमत हो गए हैं। यानी रणनीतिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी के लेवल पर अब ये संबंध जाते हुए दिखाई देंगे। एफटीए पर बात पहले हो चुकी है। स्पष्ट तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि अब हम ट्रेड तक सीमित नहीं रहेंगे, इससे हम आगे अपने संबंधों को लेकर के जाएंगे। ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। पहली बार 2016 में, जब वो 2014 के बाद उन्होंने सत्ता संभाली तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और उस वक्त बड़ी ही व्यापक विषयों पर चर्चा हुई थी। और उसके बाद मौका आया दूसरी बार द्विपक्षीय वार्ता का 2025 में, जब लक्ष्मण साहब मुंबई में आए और मुख्य अतिथि के तौर पर आए रायसीना हिल्स के डायलॉग में, और वहां पर उन्होंने एफटीए की बात की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि रिकॉर्ड समय में पूरी दुनिया में इतनी तेजी से एफटीए पर काम कभी नहीं किया गया, और इतिहास बनाते हुए भारत और न्यूजीलैंड में कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। और अब लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखने वाले दोनों देश नई ऊर्जा के साथ मैरीटाइम देश के तौर पर वैश्विक सहयोग और शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ओपनिंग स्टेटमेंट। और उसके बाद अब ये द्विपक्षीय वार्ता, तीसरी द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त शुरू होने जा रही है। जोशी, बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों नेताओं की ओर से जो स्टेटमेंट वहाँ पर दिया गया, ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं एक खाका प्रस्तुत करता है कि अब दोनों देश किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर अभी तक जो हम बात कर रहे थे एफटीए की, वहाँ पर साफ कहा गया कि अब हम एफटीए से आगे बढ़ने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वहाँ पर बात की गई। अमृत लुगुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लुगुन साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? जो हालांकि अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा और काफ़ी कुछ जो एमओयू और समझौते हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन शुरुआती तौर पे जो हम एक अंदाज़ा लगा पाए हैं वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ने की बात कही जा रही है और एफटीए से आगे बढ़ने की जो बात कही जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप जो ये शुरुआती स्टेटमेंट अभी हमारे पास आए हैं उसके अनुसार? ये शुरुआत की जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हम लोग भी वार्तालाप में हिंट कर रहे थे कि जिस तरह से जो अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही एंथुजियास्टिकली या बहुत ही गर्मजोशी से अपने स्टेटमेंट को पढ़ा। और जैसा सर ने देखा कि उन्होंने कहा कि एफटीए से आगे बढ़ने की समय आ गई है। और जिस तरह से उन्होंने खुद पर्सनली जा करके, जबकि वहाँ पर रात का समय था, प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया था। तो ये सब जो हम बोलते हैं कि बॉडी लैंग्वेज है या तो शारीरिक संकेत है, ये दिखाता है कि किस ओर हम बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक वाला जो मामला है, अब हम इतने देशों के साथ कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड के साथ जैसे शुरू लोग कह रहे थे कि 5-6 सालों में जिस तरह से दोनों देशों के संबंधों में गति आई है, और जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 2016 में उनके देन प्राइम मिनिस्टर जो है कि इंडिया में आए थे, और फिर लक्ष्मण जी जो है कि पिछले साल आए थे प्रधानमंत्री। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल होना जो है कि टाइम आ चुका था, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, ये बना था और ये अच्छा संकेत है। और दोनों साइड ने ये भी स्ट्रेस किया कि दोनों देश जो है कि मैरीटाइम कंट्री के हिसाब से, या तो समुद्री जो जिनके भूभाग बहुत इम्पोर्टेंस है दोनों के देश में, उसको बेसिस बना रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड तो पूरा तरह से जुड़ा हुआ है, वो है आइलैंड है, और भारत जो है कि 3 तरह से बहुत बड़े समुद्र प्रभाग में जुड़ा हुआ है। और जो हमारा जो है कि समुद्री जो फुटप्रिंट्स जिसको हम कहते हैं, या जो हमारा पदचिन्ह है, जो जिस तरह से हम अब अंडमान वगैरह में जो हम प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में इसको जो है कि नींव रखते हुए अब आगे की जो है कि रणनीति को जो है कि दोनों के बीच में जो है कि तय की आगे की राह जो है तय की जाएगी। डॉक्टर मनन द्विवेदी, आप अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली का जिक्र किया
और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे तो माओरी संस्कृति के तौर पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। ये जो चीज़ें अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस कर पाएँ तो अब किस तरह से रिश्ते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिसकी बात दोनों ही नेतृत्व ने की, उसके मायने क्या हैं, किस तरह से ये जो संबंध है वो नई दिशा में जाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं भी यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो एड्रेस इन्होंने ब्रीफ एड्रेस किया मोदी जी ने, उसमें दो बातों को हम पकड़ सकते हैं। पहला तो ये कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों राष्ट्रों के बीच प्रगाढ़ बनाई जाएगी और शुरुआत की जाएगी जी। तो करेक्ट मैसेज, शुरुआत की जाएगी। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकते हम चाइना के फैक्टर को, या जिस तरीके की जियो मिलिट्री और जियो पॉलिटिकल कंडीशंस चीन की हेजीमनी के कारण या उनके आर्म ट्विस्टिंग के कारण पैदा हो जाती है इस पूरे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के और एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में। तो इन सब चीजों को देखते हुए न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं चिंतित है और भारत भी अपनी सुरक्षा और अपनी सिक्योरिटी और अपने नेशनल राष्ट्रीय हित को लेकर आगे बढ़ने के लिए उद्यत है। तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड का जो स्टेचर था कि वो एक तरीके का क्रिकेटिंग राष्ट्र ही था या टूरिज्म डेस्टिनेशन ही था या इंडिजीनियस पॉपुलेशन और वाटर स्प्रिंग्स का कंट्री था, उस कवायद से, उस आवरण से न्यूजीलैंड भी बाहर निकलना चाहता है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपने वर्चस्व तो नहीं कहूंगा, पर अपने इन्फ्लुएंस को और एक तरीके से अपनी दखल रखना चाहता है। दूसरी बात आपने बोली होली, तो ये बहुत बड़ी इमोटिव डिप्लोमेसी है, ये सांस्कृतिक डिप्लोमेसी का ही पार्ट है, जहां पर सॉफ्ट पावर को, हमारे भारत की संस्कृति को, हमारा डायस्पोरा बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही कलरफुल और वाइब्रेंट तरीके से विदेशों में जीता है और आत्मसात करता है। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितना हम लोग भारत में रहकर अपने ट्रेडिशन, कल्चर और अपनी हेरिटेज को नहीं जी पाते, उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा डायस्पोरिक कम्युनिटी जो है न्यूजीलैंड में और बाकी के कुछ क्षेत्र के राष्ट्रों में इस सच्चाई को, इस कलर को, हमारी प्रेस्टीज और हमारे इतिहास को जीती है। तो एक तरीके का जो चीज हमारे लिए रूटीनाइज रिचुअल है, उसको मोदी जी ने कल्चरल डिप्लोमेसी के थ्रू एक नई अवधारणा का जामा पहनाया, जो कि बहुत सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ खाली बर्तन बजाते हैं और हम लोग बात करते हैं या वर्बिएज की बात करते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, पर यह भी है कि ये एक तरीके का इकोसिस्टम बनाता है, इमोशनल और कल्चरल इकोसिस्टम बनाता है, जो मोदी जी इस विधा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक बात मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब कूटनीति होती है तो डिप्लोमेसी के अंदर ये तथ्य होता है कैरिज्मा। जो आपका लीडर होता है, जो आपका पॉलिटिकल लीडर होता है, भले ही वो प्रधानमंत्री हो या भले ही प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए जो दिख रहे हैं अजीत डोभाल साहब हो, तो किस तरीके से कैरिज्मा, पर्सनल चार्म और अपनी ओरेटरी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए भारत के परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए। लोगुन साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दोनों मैरीटाइम देश हैं, तो वो सिर्फ शायद क्रिस्टोफर लक्सन से बात नहीं कर रहे थे, वो पूरी दुनिया से बात कर रहे थे। इसके मायने क्या हैं? डिप्लोमेसी में इसको किस तरह से देखा जाए, ये इन दोनों ही वाक्यों का प्रयोग करना कि अब हम वैश्विक शांति और सुरक्षा में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यानी वो सिर्फ एड्रेस लक्सन साहब को नहीं कर रहे थे, उनका इशारा कहीं और भी था। थोड़ा सा विस्तार से अगर आप अपनी समझ के अनुसार बता पाएं, क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता दोनों, उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और ये भी उन्होंने जोड़ा था कि वैश्विक शांति और विश्व शांति, और उसके साथ ही जो है कि जब इस तरह का माहौल रहता है तभी जो है कि ग्लोबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोनों देशों के भी जो नागरिक हैं उनका भी जो आर्थिक स्थिति या तो जो रहन सहन में जो बढ़ावा है, जिसमें इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए विश्व शांति होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो ग्लोबल
पीस को जिस तरह से अभी के विश्व में जो एक तरह से जो चुनौती आई है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध हो, जो या तो मिडिल ईस्ट में या मध्य पूर्व में जिस तरह की चल रही है लड़ाइयाँ, हम भूल जाते हैं कि सूडान में भी चल रही है, लीबिया में अभी भी शांति नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता है। तो और हमारे पड़ोसी देशों में भी जो है, भारत में जो है कि हम कुछ समय से अस्थिरता देखे हैं। तो जो और न्यूजीलैंड जो है, जो कि पैसिफिक रीजन में है, जहाँ की हम जिक्र कर रहे थे कि साउथ चाइना सी में जो है कि एक अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशन लॉ कमीशन फॉर लॉ ऑफ द सी का एक जो रूलिंग था, उसको एक बड़ा महाशक्ति जो है कि मानने से तैयार नहीं हो रहा है। तो और ये जो है कि पैसिफिक रीजन जो है व्यापार के लिए और व्यापार से जुड़ा हुआ है कि विश्व समृद्धि का जो मामला है। तो इस तरह से जो विश्व को जो है कि इस तरह से जो एक तरह से सिग्नल दिया जा रहा था कि अब जो है कि ये इस तरह से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों जो इसको इसमें गर्व करते हैं, तो ये विश्व लेवल में भी इसका होना बहुत जरूरी है कि इसीलिए रूल ऑफ द लॉ जो जिसको कि हम कहते हैं, तो जॉइंट स्टेटमेंट में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अभी न्यूजीलैंड से आएगा, या तो जो टेररिज्म है जो कि थ्रेट बना हुआ है, जो कि हम लोग दोनों के लिए कॉमन है। तो ये बातें करना बहुत अहम रखता है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं। और कई देशों, खाली न्यूजीलैंड नहीं, बाकी जो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वो अभी ऑस्ट्रेलिया हो, उससे पहले यूरोपीय देशों में गए थे, चाहे स्लोवाकिया हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो हमने जो है कि नॉर्डिक कंट्री से समिट किया था ऑस्लो में। तो ये बातें जो कॉमन पॉइंट्स है, ये हर जगह आ रही है। तो इस तरह से जो है कि जो हम भारत जो है कि एक तरह से एक आवाज बना रहे हैं दुनिया में कि देखो अब समय आ गया है कि जो विश्व के संस्थाएं हैं, अगर उनको हम डेमोक्रेटिक रूप पे या उनके जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करने में जो है कि खतरा होता है, तो इससे विश्व शांति और जो विश्व समृद्धि या डेवलपमेंट है उसको खतरा बना है, और इसको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये प्रधानमंत्री का कहना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, और न्यूजीलैंड जैसे देश जो है इसको बहुत भी अहम देते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जी ठीक है। डॉक्टर द्विवेदी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि एफटीए को लेकर के हम जब बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि कृषि की अगर बात करें, डेयरी की बात करें, ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्षेत्र हैं अब खासकर भारत के लिए। लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो हम ये जो कृषि है और साथ ही साथ डेयरी की हम बात करें, हॉर्टिकल्चर की हम बात करें, क्या कुछ दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसमें भारत को अगर हम 1 मिनट के लिए पीछे छोड़ दें, साइड कर दें, और न्यूजीलैंड की बात करें, तो हम पाएंगे कि जो विलेज रिपब्लिक्स की जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है न्यूजीलैंड के डेवलपमेंटल पैटर्न में। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्रीज नहीं है वहां पर, व्यापार नहीं है या उद्यमी नहीं है, वो है तभी एमएसएमई की बात हो रही है, वो है तभी न्यूजीलैंड के गवर्नेंस मॉडल और भारत के सक्सेसफुल गवर्नेंस मॉडल के बीच में कहीं ना कहीं साझा होने की बात हो रही है। पर फिर भी हम देखेंगे कि अगर हम न्यूजीलैंड को देखें तो लोकलाइज डेवलपमेंट है। और देखिए, मैं इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको देता हूं कि वहां पर जैसे मॉरिस की बात हमारे एंकर साहब ने बोली थी, तो मॉरिस के कल्चर के अलावा हम वहां ये देखेंगे कि वहां पर एक वाटर स्प्रिंग्स का फिनोमिना है न्यूजीलैंड में। तो वाटर स्प्रिंग से मतलब से ये ध्येय है मेरा कि वहां पर कहीं पर भी अचानक से किसी भी हाईवे पे, मतलब अंदरूनी फॉरेस्टेड पार्ट्स में जमीन फट जाती है और वहां से गर्म पानी, बिल्कुल उबलते हुए पानी का फव्वारा वहां पर ऊपर निकलता है, और मॉरीज इसको यूज करते हैं। तो किस तरीके से प्रकृति को यूज करना और जो वैश्विक कंसर्न्स है, क्लाइमेट रेजिलियंस,
सस्टेनेबल। आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर द्विवेदी, दरअसल दोनों देशों के बीच में वहां पर जो समझौते हुए हैं उसके भी दृश्य हमारे पास आ गए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह दिन, तीसरी द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और इस वक्त दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में MOUs का आदान प्रदान। वो कौन से सेक्टर्स हैं उसका खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा, कौन से सेक्टर्स हैं, लेकिन अगर अभी तक देखें तो भारत न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर हो सकता है, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, कृषि, डेयरी, शिक्षा और कौशल विकास में जो सहयोग की संभावनाएं हैं उसको और भी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार विमर्श हो सकता है, इंडो पैसिफिक, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और मजबूती देने के लिए कुछ बात हो सकता है भारत में कुछ कॉन्सुलेट्स, नए कॉन्सुलेट्स खोलने की बात हो न्यूजीलैंड की तरफ से, ऐसे कुछ उम्मीद हम कर रहे हैं इस MOUs के दौरान। आगे जाते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये इस वक्त हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, डिटेल सबसे थोड़ी देर बाद जैसे ही औपचारिक तौर पर हमारे सामने आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये दृश्य बहुत ही ऐतिहासिक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली उसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की यात्रा हुई, पहली द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने 2016 में की, और उसके बाद 2025 जब क्रिस्टोफर लक्सन आए और भारत और उन्होंने FTA की नींव रखी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया, और तब ये इतिहास रचा गया जब 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा न्यूजीलैंड की, और इस वक्त तस्वीरें, वार्ता हो चुकी है, MOUs का आदान प्रदान हो रहा है। बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में जो समझौते वहाँ पर हुए हैं उसका आदान प्रदान हुआ है कुछ देर पहले, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर द्विवेदी, आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी बात यहाँ पर पूरी करना चाहूंगा। मैंने बात बोली थी वाटर स्प्रिंग्स की। देखिए, ये जो मुद्दे हैं डिफेंस के, ट्रेड के, ये तो पेरिनियल यूनिवर्सल मुद्दे हैं, ये तो रहेंगे ही, पर इनके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्या स्पिरिट है, और न्यूजीलैंड एक राष्ट्र की तरह एक वहाँ की पॉपुलेशन का क्या लाइफ ब्लड है, इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करूंगा, ऐसा मैं सोचूंगा। तो मैं वाटर स्प्रिंग्स की बात कर रहा था, तो मॉरीज उन वाटर स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डॉक्टर द्विवेदी, इस बात को अभी आपको हम मौका देंगे कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के सूत्र में बांधने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा से लेकर खेल और आपदा प्रबंधन तक हैं। हर क्षेत्र में सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की इस पर बात की गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। खेल की दुनिया में भी एक नई साझेदारी की शुरुआत हुई है। भारत न्यूजीलैंड जॉइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स के जरिए दोनों देश खेल, विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन और एथलीट्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच एक समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को भी गहरा करना है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। दुनिया के दो प्रमुख डेयरी उत्पादक देशों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ मिला लिया है। ये भी बड़ी खबर। भारत की जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और न्यूजीलैंड के नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके बीच भी एक बड़ा समझौता हुआ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी, डेयरी उद्योग से लेकर के स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में अब आपको ये सहयोग के अवसर और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक सहयोग, यानी ये जो विश्वास है दोनों देशों के बीच में और भी गहरा होता हुआ दिखाई देगा। जो इंटेलिजेंस है उसको और भी विश्वास के साथ दोनों ही देश
शेयर करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 5 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है न्यूजीलैंड, और एक तरह से ये गेटवे है भारत के लिए उन सभी सूचनाओं का जो ये प्रमुख 5 देशों के पास बहुत ही पुख्ता तौर पर होते हैं। और आतंकवाद को लेकर के भी आज एक समझौता किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, विश्व में शांति और स्थिरता को स्थापित करने के लिए ये जो सहयोग समझौते आज हुए हैं वो न केवल दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौते हैं। जो जानकारी अभी हमको मिल रही है उसके अनुसार आतंकवाद को लेकर के, रक्षा सहयोग को लेकर के और समुद्री सुरक्षा को लेकर के दोनों देशों के बीच में अहम समझौता वहाँ पर हुआ है। इसके अलावा खेलों को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर एक समझौता हुआ है, और पर्यटन को लेकर के दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। डेयरी और पशुपालन को लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छा डेयरी और पशुपालन का उनको एक्सपर्टाइज़ है, और भारत में भी डेयरी और पशुपालन की हम बात करें तो ये क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो दोनों देशों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद एक समझौता है। इसके अलावा डिज़ास्टर को लेकर के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक समझौता वहाँ पर हुआ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पास डिज़ास्टर से निपटने का अच्छा खासा एक्सपर्टाइज भारत के पास है, और न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे को काफ़ी इसमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लुगुन साहब, क्या कुछ कहेंगे जो समझौते यहाँ पर हुए हैं इनको लेकर के? जी, ये जो है कि जो पिछले साल जो प्रधानमंत्री लक्ष्मण का जो विजिट हुआ था, जिसमें कि डिफेंस कॉर्पोरेशन पर एक एमओयू साइन हुआ था, तो उसी को बढ़ाते हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरा मैरीटाइम एरिया है, तो उस एरिया में जो अब उसको बढ़ावा, उसमें फोकस अब दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छा समझौता है। ये उसी का आगे ले जाने के बढ़ावा देने का जो क्रम में एक कदम है। और जब दोनों देशों ने जब पिछले विजिट में ये भी कहा था कि जब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में दोनों देश सहयोग करेंगे, ये भी एक ये हुआ था, निर्णय हुआ था। और दूसरा कि हमारा जो पैसिफिक रीजन में इंडियन ओशन पैसिफिक इनिशिएटिव जो इंडिया ने लॉन्च किया था, जो इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, उसमें भी न्यूजीलैंड ने जब उनके प्रधानमंत्री आए थे पिछले साल, तो उन्होंने उसमें ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया था। तो उस ये सब जो पिछले जो हमारे वार्तालाप हुए हैं, उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए ये कदम दिखाई देते हैं। दूसरा, जो नेशनल डिजास्टर जो आप बता रहे हैं, जो उसमें जो न्यूजीलैंड जो है कि भौगोलिक रूप से एक ऐसा जगह स्थित है जिसको कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसमें कि वहाँ के जो महासागर के जो छोटे छोटे देश है, फिलीपींस है, इसमें आता है, जिससे कि वहाँ पर हर समय जो है कि प्राकृतिक आपदा, खास करके ये जो है कि अर्थक्वेक जो बोलते हैं, या भूस्खलन, या तो वोल्केनो का जो सडनली उभर के आना, तो ये सब खतरा बना रहता है। और भारत में जो है कि प्राकृतिक आपदा की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे यहाँ बाढ़ आते हैं, यहाँ भी जो है कि भूकंप वगैरह आते हैं। तो इन क्षेत्रों में दोनों देशों के अपने अपने जो है कि एक्सपर्टाइज, या तो है कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस देखते हुए उन्होंने अपना डेवलप किया है। तो इसमें सब दोनों के बीच में और साझेदारी होना काफ़ी जो है कि इसकी और दोनों देशों को बहुत फायदेमंद करेगा। और पशुपालन में तो आपने कह ही दिया है कि न्यूजीलैंड काफ़ी आगे है। एक डेयरी के सामने वो विश्व में इतना छोटा देश होने के बावजूद उनका उनका जो हिस्सा है काफ़ी बड़ा है। एक तरह से जो न्यूजीलैंड का जो ऊल है, ऊल बोलते हैं, ऊल भी बहुत ही उम्दा तरीका होता था, जो कि थोड़ा सा घट गया है पिछले कुछ समय में। लेकिन डेयरी में वो बहुत साइंटिफिक है, वो वातावरण को भी देखते हुए इस तरह के वो घास की रक्षा करते हैं, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैस है जो बोलते हैं, जो कि
कि उसमें बढ़ावा ना हो, उस तरह से उनका प्लानिंग होता है। तो इससे हमें और उनका डेयरी टेक्नोलॉजी, जिससे कि सबसे अच्छा क्वालिटी का दूध मिले, उससे प्रोडक्ट्स मिले, उसमें वो काफ़ी उन्होंने महारती हासिल की है। और उनका जो दूध उत्पादन है, जो पाउडर दूध के रूप में बहुत बड़ा जो है कि उनका जो है कि निर्यात है। चाइना उसका सबसे बड़ा मार्केट है। तो और स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि कुछ कुछ एरिया, हम क्रिकेट की बात करते हैं। दूसरा एरिया है कि हॉकी में भी न्यूजीलैंड काफी जो जो कुछ गिने चुने देश जिसमें हॉकी बहुत प्रिय है, उसमें एक न्यूजीलैंड भी आता है। और उसके अलावा न्यूजीलैंड में रग्बी वगैरह बहुत कॉमन है, जो कि और स्पोर्ट्स फुटबॉल में उनका काफी रुचि रहता है। तो ये स्पोर्टिंग नेशन है। और भारत भी जो है कि एथलेटिक्स में और स्पोर्ट्स में पिछले खेलो इंडिया जैसे हमारा कार्यक्रम होता है, तो उसमें हम ये अपने जो है कि यहाँ की स्पोर्ट्स की भावना की कल्चर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो न्यूजीलैंड जैसे देश है जो कि बहुत स्पोर्ट्स के रूप में के क्षेत्र में काफी शुरू से ही रुचि रखता है और काफी आगे बढ़ चुका है। तो एक छोटे देश होने के बावजूद, तो इससे हमें अगेन बहुत ही फायदा होगा। और टूरिज्म का तो अगेन महत्वपूर्ण है ही है। न्यूजीलैंड का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो उनका जीडीपी है वो टूरिज्म से आता है। जैसे कि उनके पास नेचुरल जो है कि जो उनके पास संपदा है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे थे, और लीजर टूरिज्म, शिपिंग। हालांकि न्यूजीलैंड का एक कमी है कि वो जो कि जो ट्रैवल के हिसाब से काफी दूर है और काफी वहां तक किसी को पहुंचने के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जो जिस तरह से जो बोलते हैं कि क्रूज शिपिंग, ये सब में उनका काफी उनके एक्सपर्टीज पास है जिससे पोटेंशियल भारत को है। काफी सहयोग और मिल सकता है। जी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके दोनों कंबाइन करके टूरिज्म को और बढ़ावा देते हैं। तो इंडिया भी जो है कि टूरिज्म में जो है कि आगे पोटेंशियल बहुत है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक जो है कि साइट्स बहुत है, बीचेस है, और जो, लेकिन हम थोड़ा सा उतना डेवलप अभी जितना पोटेंशियल है उससे पीछे हैं। तो ये भी एक एरिया है जहाँ से कि हम दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। और चलिए, लघु साहब आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो समझौते हुए हैं वो दोनों देशों को फायदा जरूर पहुंचाएं, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें द्विवेदी जी, तो खासतौर पर पर्यटन, डेयरी और स्पोर्ट्स, ये तीन सेक्टर में तो लग रहा है कि रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़ने वाले हैं अगर हम न्यूजीलैंड के साथ समझौता करेंगे तो। उसके इतर अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और जो दूसरे समझौते हैं उसको हम थोड़ा सा अलग कर दें, तो भारत के लिहाज से जो रोजगार सृजन होने जा रहा है और न्यूजीलैंड के तकनीक के जरिए या फिर जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट उन्होंने किया है $20 बिलियन का अगले 15 वर्षों में, उसके जरिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, यहाँ का जो मानवीय संसाधन, उसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं फिर मॉरिस की बात पे जाना चाहूंगा। आप हाँ और उसको जो कंप्लीट कर लें पहले। ठीक है सर, उसको आप कंप्लीट कर हाँ। दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहा था मैं। तो उसके चलते आपने, एम्बेसडर साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली डिजास्टर मैनेजमेंट की और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात उन्होंने बोली। तो वहां पर क्या है कि डिजास्टर की जहां तक की बात है कि जिसे बताया गया कि हमारे यहाँ भी फ्लड हो जाते हैं, बाढ़ आती है, हमारे यहाँ भी अर्थक्वेक आते हैं, वैसे ही वहां पर भी माउंटेनियस टेरेन है न्यूजीलैंड का, और माउंटेनियस टेरेन है। और वहां की जो पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की, वो सिर्फ 30% एरिया में ही डिस्पर्स्ड है, वहीं पर फैली हुई है। और जो बाकी का जो 70% का एरिया है वो माउंटेन्स हैं, क्रैग्स हैं, रॉक्स हैं और बाकी के जंगलात हैं। तो मैं अपनी हॉट स्प्रिंग्स की बात पे फिर आना चाहूंगा और यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अचानक नेचुरल डिजास्टर्स हॉट स्प्रिंग्स के प्रस्फुटन से हो जाते हैं न्यूजीलैंड में, ये एक उदाहरण है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ काम कर सकता है। उसके अलावा अर्थक्वेक्स हुए, और पर इसमें ये देखें हम कि किस तरीके से वहां की इंडिजीनियस पॉपुलेशन ने नेचर के साथ, प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाया है। तो जहां पर हॉट स्प्रिंग उभर आते हैं वहीं पर वो अपना घर बना लेते हैं, वहीं पर वो अपना कनू को रखते हैं,
कनू मतलब अपनी नाव को रखते हैं, और जो घर के जो पानी को इस्तेमाल करने के जो कार्य होते हैं, जैसे कि नहाना धोना बर्तन मांजना, ये सारे के सारे जो काम है वो इन हॉट स्प्रिंग्स के पानी को किसी तरीके से ट्रीट करके किया जाता है। तो ये कोई सांस्कृतिक एग्जाम्पल नहीं हुआ पूरी तरीके से, पर डिजास्टर रिडन कंट्री है न्यूजीलैंड। तो कहीं ना कहीं भारत जिस तरीके से पूरे विश्व को मदद करता है डिजास्टर रिडक्शन में, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक होता है तो वहां पर भारत जाता है, पाकिस्तान को भी भारत मदद करता है, मेडिसिन देता है और अपने बाकी के अपने सामग्री को, रसद सामग्री को भेजता है। तो वैसी ही कवायद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी की जा सकती है। उसके अलावा टेररिज्म की, स्पोर्ट्स की बात की गई, तो स्पोर्ट्स के अगर एग्जाम्पल को देखें, उदाहरण को देखें, तो हम पाएंगे कि जो न्यूजीलैंड के, हम लोग क्रिकेट की बात किए बिना अपनी चर्चा को यहाँ बंद नहीं कर सकते। पहले न्यूजीलैंड की टीम में क्रो ब्रदर्स हुआ करते थे, और जैसे कि वॉक ब्रदर्स हुआ करते थे, जिनके साथ फोटो ऑफ भी हुआ है मोदी जी का स्टीव वॉक के साथ। वैसे ही क्रो ब्रदर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में थे, और मैंने आपको 92 वर्ल्ड कप का इतिहास बताया, तो उसमें भी ये बात सामने आई कि धीरे धीरे न्यूजीलैंड की टीम जो ज्यादातर क्रिकेट मैच भारत से पराजित हो जाती थी, किस तरीके से अपनी हार्ड हिटिंग और अपनी शक्ति को संचय करके, अपनी स्किल को डेवलप करके वो आगे बढ़े। और आज की डेट में हॉकी का क्षेत्र भी है जो बहुत अच्छी बात है, पर क्रिकेट के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन के न्यूजीलैंड उभरा है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर किया गया है। जहां तक ये MOU जो मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बीच में साइन होगा, और स्ट्रेटेजी की बात हम कर ही चुके हैं, चीन के फैक्टर को हम हटा नहीं सकते, और जिस तरीके से समुद्र के बीच में न्यूजीलैंड स्थित है, तो भारत की नेवी और क्वाड को भी हम यहाँ पर लाएं। ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत कुछ सीख सकता है न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी संबंध बहुत अच्छे हैं, और काउंटर टेरर की कोऑपरेशन की बात भी दोनों राष्ट्रों के बीच इस विजिट, मोदी जी की विजिट में हो सकती है। जैसे कि मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं 2020 का, जब क्राइस्ट चर्च में मॉस्क के अंदर 51 लोगों को एक व्यक्ति ने शूट डाउन कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो उसके चलते लोगों ने ये भी कहा, मीडिया ऑब्जर्वर्स ने, सरकारों ने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं या कोई गन कल्चर की तरह जो मैड डिरेंज कल्चर है अमेरिका का गन रनिंग के कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में, कहीं वहां की वैसी शुरुआत कि इस तरीके के एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स की शुरुआत न्यूजीलैंड में तो नहीं हो गई है। तो कहने का मतलब है काउंटर टेरर कॉपरेशन, मानवीय सुरक्षा का कॉपरेशन, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो बात है, मैंने वाटर स्प्रिंग्स की बात से जो समझाने का प्रयास किया, इन सब चीजों में अगर कवायद हो और प्रैक्टिकलाइज किया जाए और इसको ग्राउंड वर्क किया जाए दोनों राष्ट्रों के बीच में, तो मुझे लगता है कि सामरिक नीति और युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा के क्षेत्र में भी ठीक है सर, ठीक है, दोनों राष्ट्र काफी प्रोग्रेस करेंगे। इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट शायद मेरे लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, ये दोनों चीज़, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। फिर से मैं एम्बेसडर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये जो समझौता हुआ है, वो कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हमारे जो पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल्स, उनको फ़ायदा मिलेगा, कैसे हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, वो हम समझना चाह रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, नहीं लगुन साहब, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए न्यूजीलैंड में भी काफी कुछ है, तो और यही अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस भारत में भी कभी कभी अपना अगली हैंड उभार कर सामने लाता है। तो एक तरीके से जब ट्रेड होगा और जब इन्वेस्टमेंट होगा और दोनों राष्ट्रों के कॉरपोरेट सेक्टर्स एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एक तरीके से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एरियाज में कॉपरेशन होगा। और अब तो जमाना है ये एम्प्लॉयमेंट का नहीं रहा, ये युग नहीं रहा, अब तो स्टार्टअप्स की बात है। जो भारत का जो गवर्नेंस मॉडल है, अगर उनसे कुछ सीख ले न्यूजीलैंड, तो एक तरीके से वहां का जो युवा वर्ग है उसको, जैसा भारत में होता है, सरकार की तरफ से लोन मिले, कैपिटल मिले, और एक छोटा सा बिजनेस
एक छोटा सा कारखाना वो लोग खोलें। तो इस तरीके की जो साझा बातचीत है, इससे दोनों राष्ट्रों की यूथ को, युवा वर्ग को, और जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत कुछ नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे भी सीख सकते हैं। और सरकारी एमओयू तो पूरी तरीके से इसको फैसिलिटेट करेगा ही, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है लुगुन साहब, ये जो समझौता हुआ है इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर के? या जी हाँ, उसी में मैं चाहता कि न्यूजीलैंड का जैसे कुछ समय पहले बात कर रहा था कि जो उनको पिछले 5 साल या 10 साल में जो सबसे बड़ा चुनौती आया है कि न्यूजीलैंड के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक तरह से ही उनका छोटा देश है, और जो है कि अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह वहाँ भी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है बहुत कम हो गया, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये जो भी इसमें भी ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफ़ी बड़े तादाद में बाहर चले गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए खास करके। तो उनको जो है कि जो एजिंग पॉपुलेशन या जो एक उम्र में बढ़ता हुआ जो जनसंख्या वाला चैलेंज न्यूजीलैंड के पास भी आ रहा है। तो जो बाहर से जो लोग जिस तरह से आते हैं, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है, तो उनकी ये जो टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है या उसका में जो है कि उसमें कमी ना आए, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है न्यूजीलैंड के लिए। और भारत के लिए भी, जब हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग इंजीनियरिंग कॉलेज और हमारे यहाँ जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अवसर बढ़े हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है कि उस तेजी से नहीं कहेंगे, हालांकि वहाँ भी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हुआ नहीं है। तो न्यूजीलैंड जैसे इन समझौते से हमारे लोगों को जो उस शिक्षा या उस तकनीकी की के संदर्भ में जो उन्होंने वो हासिल की है, जो योग्यता, वो न्यूजीलैंड जैसे लोग कंट्री में जहाँ की उसकी ज़रूरत है, अब बहुत ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। प्लस एम्प्लॉयमेंट का भी जो समस्या आ सकता है हमारे पास, क्योंकि इतने संख्या बढ़ रहा है, तो उसको भी एक तरह से एक बोलते हैं कि आउटलेट या सेफ्टी वेल्व दे सकता है। और क्योंकि इन देशों में क्या होता है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें या यूरोप ले लें, तो इनका एक बहुत बड़ा सेंसिटिविटी होता है कि जो उनके जो इलीगल माइग्रेशन वहाँ पर ना हो, लोगों का जिस तरह के लोग जाते हैं। तो इस तरह के समझौते से एक फिर संदर्भ देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं दोनों देशों के लिए कि जो है कि जो सिर्फ जो जेन्युइन लोग हैं जो इस में जाए, जिससे कि दोनों देशों को फायदा हो। तो इस हिसाब से इस बैकग्राउंड में ये समझौता बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और भारत जो है सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं, और ये जो और यूरोपीय देशों से भी इस तरह के समझौते, चाहे वो जिनको की दूसरे नाम ले, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट, जो हम इधर बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे जैसे पोलैंड में हुआ, हमारा जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर गए थे पेरिस, फ्रांस से तो बहुत पहले हो चुका है। तो इसी कड़ी में एक बहुत अच्छा ये पहल है। और न्यूजीलैंड चूंकि एक छोटा भी देश है और एक अलग सा है, तो इस तरह से इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो नाम है जो है किसको दिया गया है, तो इसमें अभी डिटेल्स क्या वर्कआउट भी देखना है, लेकिन दोनों के लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। भारत साहब, अगर स्पेसिफिकली अजय इस बीच में एक दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें, एक पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट ये है कि उन्होंने थैंक यू बोला है आपके ली जे म्यूंग को, जो प्रेसिडेंट हैं आपके साउथ कोरिया के। बस उसका उन्होंने थैंक यू इसलिए बोला है क्योंकि ली जे म्यूंग ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि विशिंग फॉर द फ्रेंडशिप एंड प्रोग्रेस ऑफ बोथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड। विशिंग फॉर द फ्रेंडशिप एंड प्रोग्रेस ऑफ बोथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड। और साउथ कोरिया का जिक्र हमारे लगुन साहब भी कर रहे थे। लगुन साहब, बार बार आपने साउथ लगुन कोरिया का नाम लिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कितना महत्वपूर्ण है? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि हिंद प्रशांत महासागर के एरिया में जो है, जिसमें कि न्यूजीलैंड और
जो दक्षिण कोरिया भी वहाँ पर स्थित है और दोनों एरिया को एक महाशक्ति के द्वारा चुनौती आ रही है। तो इस तरह से जो कहते हैं कि जो एक तरह के लाइक माइंडेड जो लोग इंग्लिश में कहते हैं कि जो एक तरह की मानसिकता वाले जो देश हैं, जैसे इसमें न्यूजीलैंड आ गया, भारत आ गया, जो कि अपने डेमोक्रेटिक जो हमारा जो प्रिंसिपल्स है उस पर हम अपना शान करते हैं, या साउथ कोरिया है और जो लॉ जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों है उसका पालन करने पर हम विश्वास करते हैं। तो इन तरह के जो हमारा इन देशों में जो संबंध बढ़ते हैं, चाहे वो भारत साउथ कोरिया हो या भारत न्यूजीलैंड हो, तो ये जो है विश्व के लिए बहुत अच्छा ठीक है, ये जो है सिग्नल ठीक देता है। है लुगुन साहब, कि- दरअसल हमको कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म करना है, इसी पे हम कमेंट चाहेंगे। डॉक्टर द्विवेदी, ये शायद जो हम अभी तक बात कर रहे थे भारत न्यूजीलैंड के समझौते, एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है और वैश्विक हो चला है। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति उसके लिए बधाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को कि न्यूजीलैंड और भारत के संबंधों को लेकर के पीएम मोदी ने धन्यवाद भी कहा है उनको। ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजिक सहयोग अभी जिस लेवल पे हम लेके गए हैं दक्षिण कोरिया के साथ, वो संबंध पहले स्थापित हम कर चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर द्विवेदी? बिल्कुल, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक भारत और साउथ कोरिया के संबंधों की बात है, साउथ कोरिया के साथ हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सीपा की जो बातचीत है वो सबसे पहले प्रैक्टिकलाइज की गई साउथ कोरिया के साथ ही, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट। तो ये सारी बातें न्यूजीलैंड के साथ भी की जाएं तो अच्छा है। और जहां तक साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात है, तो इस पूरे क्षेत्र में प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पूरी तरीके से यहाँ पर एक महाशक्ति है जो इन सभी राष्ट्रों को दबाता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा, मैं 1 मिनट भी नहीं लूंगा, की बात करें तो मॉरिसन जो थे प्राइम मिनिस्टर थे 2018 में ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा था चलिए कि मनु साहब, कोविड के पीछे चीन का हाथ है। द्विवेदी जी, वक्त तो हमारे ये पास इतना ही है, इस साझा प्रोग्राम को concern वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत और न्यूजीलैंड और ज्यादा करीब आए हैं, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को लेकर के जो सहयोग समझौता हुआ है, उस पर अब वैश्विक रिएक्शंस आने शुरू हो गए दुनिया हैं। भी इसको देख हिंद रही है। प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी, दोनों ही देश एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, और अब दुनिया का भी समर्थन उससे मिलना शुरू हो गया है। शायद 3 देशों की यात्रा का एक कॉमन थ्रेड जो हम देख पा रहे हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, वो इंडो पैसिफिक ही था, और इसलिए इन तीनों ही देशों की यात्रा को सफलतम माना जाएगा। इंडो पैसिफिक पर अब भारत वैश्विक सहमति बनाने में कामयाब हुआ है, और ये कामयाबी छोटी नहीं है, ये सफलता छोटी नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मेरे और मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी जी को इजाजत दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला